दोस्तों, मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रही है। इजराइल और ईरान के बीच जो स्थिति बनी है, उसे सीधे शब्दों में शांति नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा ठहराव है जो बारूद के ढेर पर खड़ा है। इसे कहा जा रहा है अनईजी ट्रूस, यानी एक अनिश्चित, अस्थिर और तनावपूर्ण युद्ध विराम। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है। ये कहानी है शक्ति, राजनीति, परमाणु कार्यक्रम, प्रॉक्सी युद्ध और वैश्विक संतुलन की। दुश्मनी की जड़ें। इजराइल और ईरान के रिश्ते हमेशा ऐसे नहीं थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच गुप्त सहयोग भी था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच वैचारिक, राजनैतिक और सैन्य तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान इजराइल को अवैध राष्ट्र मानता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। यहीं से शुरू होती है वो लंबी खामोश जंग जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। सीधी लड़ाई नहीं, पर युद्ध जारी। ये युद्ध आम युद्धों जैसा नहीं है। ये टैंक और सैनिकों का सीधा मुकाबला नहीं है। ये है प्रॉक्सी वॉर। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, गाजा में हमास को समर्थन देता है, सीरिया और इराक में उसके प्रभावशाली नेटवर्क है। दूसरी ओर इजराइल समय समय पर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहा है। साइबर अटैक, खुफिया ऑपरेशन, गुप्त हत्याएं, सब कुछ इस छाया युद्ध का हिस्सा रहा है। इसलिए जब हम युद्ध विराम की बात करते हैं तो ये सिर्फ खुले हमलों का रुकना है। असली जंग कभी रुकी ही नहीं। हालिया टकराव और बढ़ता तनाव। हाल के महीनों में हालात अचानक बिगड़े। सीमा पार हमले, ड्रोन अटैक, मिसाइल लॉन्च, सबने मिलकर माहौल को विस्फोटक बना दिया। दुनिया को डर था कि यह संघर्ष सीधा युद्ध बन सकता है। अमेरिका और अन्य शक्तियों ने हस्तक्षेप किया, कुछ हमले रुके, बयानबाजी थोड़ी धीमी हुई और फिर आया युद्ध विराम। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच्ची शांति है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? अनईजी ट्रूस क्यों है यह अस्थिर? पहला कारण भरोसे की कमी। दोनों देश एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। दूसरा कारण परमाणु कार्यक्रम। ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का मानना है कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन बदल जाएगा। तीसरा कारण प्रॉक्सी समूह। अगर सीधे युद्ध नहीं भी हुआ तो हिजबुल्लाह या अन्य गुटों के जरिए संघर्ष जारी रह सकता है। इसलिए यह ट्रूस सिर्फ ऊपर ऊपर से शांत दिखता है, अंदर से आग अभी भी सुलग रही है। अमेरिका और वैश्विक राजनीति। इस समीकरण में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम है। अमेरिका पारंपरिक रूप से इजराइल का मजबूत सहयोगी रहा है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिका सीधे शामिल हो सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन भी इस क्षेत्र में अपने हित रखते हैं। इसलिए यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, ये वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल है। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का घर है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक बाजार अस्थिर होंगे, भारत जैसे तेल आयातक देशों पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए दुनिया की निगाहें इस अनिश्चित शांति पर टिकी हैं। क्या ये युद्ध फिर भड़केगा? इतिहास कहता है, जब दुश्मनी गहरी हो और भरोसा ना हो तो युद्ध विराम अक्सर अस्थायी होते हैं। अगर कोई छोटी सी भी घटना होती है, एक मिसाइल, एक ड्रोन, एक राजनीतिक बयान, तो हालात फिर से भड़क सकते हैं। ये ट्रूस बहुत नाजुक है। एक चिंगारी और पूरा क्षेत्र फिर जल सकता है। आम लोगों पर असर। जब बड़े देश लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का होता है। बम गिरते हैं शहरों पर, बाजार बंद होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फैमिलीज बिखर जाती हैं। राजनीतिक निर्णयों की कीमत आम जनता चुकाती है। क्या समाधान संभव है? समाधान आसान नहीं है, लेकिन कुछ रास्ते हैं। कूटनीतिक वार्ता, परमाणु समझौते का पुनर्जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। जब तक संवाद नहीं होगा, स्थायी शांति संभव नहीं। आज की स्थिति एक गहरी सांस लेने जैसी है, जैसे कोई तूफान के बीच कुछ पल रुक गया हो। इजराइल और ईरान के बीच ये अनईजी ट्रूस असल में एक चेतावनी है।
ये बताता है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या नेता युद्ध की राह चुनते हैं या कूटनीति की। दुनिया दुआ कर रही है कि ये विराम स्थायी शांति में बदले, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है मध्य पूर्व में शांति हमेशा सबसे नाजुक चीज रही है। दोस्तों, जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, अमेरिका क्या करेगा? और जब अमेरिका की बात होती है तो एक नाम चर्चा के केंद्र में आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप। कवर पर उनकी तस्वीर सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वो एक संकेत है, एक मैसेज है, एक चेतावनी है। सवाल यह है, क्या ट्रंप की बंकर बस्टिंग रणनीति सच में परमाणु खतरे को खत्म कर सकती है, या ये क्षेत्र को और बड़े युद्ध की ओर ढकेल सकती है? आज हम इसी गहरे और संवेदनशील मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। बंकर बस्टिंग आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं ये शब्द आखिर मतलब क्या रखता है। बंकर बस्टिंग उन विशेष हथियारों या मिलिट्री रणनीतियों को कहा जाता है जो जमीन के नीचे बने मजबूत सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं या गुप्त बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ईरान के कई परमाणु ठिकाने जमीन के अंदर गहराई में बने बताए जाते हैं। ऐसे में पारंपरिक हमले असरदार नहीं माने जाते। यहीं से ये रणनीति चर्चा में आती है। अगर खतरा जमीन के नीचे है तो हमला भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। ट्रंप का सख्त रुख। ट्रंप की राजनीति हमेशा स्ट्रेंथ यानी ताकत की भाषा में रही है। उनका मानना रहा है कि अगर आप दुश्मन को शुरुआत में ही कड़ा संदेश दे दें तो वो पीछे हट जाता है। उनके कार्यकाल में ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, परमाणु समझौते से अमेरिका बाहर निकल गया और कई बार यह संकेत दिया गया कि अमेरिका जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्यवाही से पीछे नहीं हटेगा। ये रणनीति समर्थकों के लिए डिटरेंस यानी रोकथाम की नीति है, लेकिन आलोचकों के लिए ये एस्केलेशन यानी टकराव बढ़ाने का रास्ता है। समर्थकों का तर्क। ट्रंप समर्थकों का कहना है, अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचता है तो दुनिया के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। उनका तर्क है, सख्त रुख से ईरान पर दबाव बनता है। सैन्य विकल्प खुले रखने से दुश्मन सावधान रहता है। अगर शुरुआती चरण में कठोर कदम उठाया जाए तो बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। उनके अनुसार कमजोरी दिखाना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। आलोचक कहते हैं, अगर अमेरिका सीधे ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो यह सिर्फ एक सीमित कार्रवाई नहीं रहेगी। इसके प्रभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ईरान सीधा जवाबी हमला कर सकता है। उसके समर्थित गुट अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय हो सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक संकट में बदल सकता है। न्यूक्लियर तनाव कम होगा या बढ़ेगा? अब सबसे अहम सवाल, क्या बंकर बस्टिंग सच में परमाणु खतरे को खत्म कर देगी? मान लीजिए किसी परमाणु सुविधा को नष्ट कर दिया गया, तो क्या ईरान अपना कार्यक्रम पूरी तरह रोक देगा या वो और तेजी से और गुप्त तरीके से आगे बढ़ेगा? इतिहास बताता है, सैन्य हमले अक्सर कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि उसे और छुपा देते हैं। और अगर किसी देश को लगे कि उस पर अस्तित्व का खतरा है, तो वो और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक दुविधा। अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं। पहला, कूटनीति, वार्ता और प्रतिबंध। दूसरा, सैन्य प्रहार और संभावित हमला। पहला रास्ता धीमा है लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित। दूसरा रास्ता तेज है लेकिन जोखिम भरा। ट्रंप की सोच अक्सर दूसरे रास्ते की ओर झुकती दिखी है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के जरिए शांति। लेकिन क्या हर क्षेत्र में यही फॉर्मूला काम करता है? इजराइल का दृष्टिकोण। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्व का खतरा मानता आया है। अगर अमेरिका सख्त कदम उठाता है तो इजराइल को स्ट्रेटेजिक समर्थन मिलता है, लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल खुद कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अमेरिका का हर फैसला सिर्फ अमेरिका का नहीं रहता, वो पूरे क्षेत्र की दिशा तय करता है। वैश्विक असर। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमतें उछल सकती हैं, शेयर बाजार गिर सकते हैं, एशिया और यूरोप में आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह दोहरी चुनौती होगी, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन। क्या विकल्प मौजूद है? क्या सैन्य कार्यवाही के अलावा कोई रास्ता है? हां, नया परमाणु समझौता,
अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, चरणबद्ध प्रतिबंध, राहत, क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद। लेकिन इन सब के लिए भरोसा चाहिए, और भरोसा इस समय सबसे दुर्लभ चीज है। भविष्य की दिशा। अगर ट्रंप या कोई भी अमेरिकी नेतृत्व ये तय करता है कि बंकर बस्टिंग ही एकमात्र समाधान है, तो दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर रणनीति संतुलित रही, दबाव और कूटनीति दोनों का मिश्रण, तो शायद तनाव नियंत्रित रखा जा सके। ये एक शतरंज का खेल है, हर चाल का असर दूर तक जाएगा। समापन, फैसला इतिहास करेगा। दोस्तों, ताकत दिखाना आसान है, ताकत को नियंत्रित रखना मुश्किल। बंकर बस्टिंग सिर्फ एक सैन्य तकनीक नहीं है, ये एक राजनीतिक मैसेज है, एक स्ट्रेटेजिक दांव है, एक जोखिम है। क्या ये दांव न्यूक्लियर खतरे को खत्म करेगा या ये आग को और भड़का? दोस्तों, मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा जटिल रही है, लेकिन जब इस जटिलता में परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता जुड़ जाती है, तो हालात बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। आज चर्चा के केंद्र में है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों नेताओं के बीच वैचारिक और रणनीतिक टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सवाल है, क्या ये परमाणु तनाव मध्य पूर्व को एक नए संकट की ओर ले जा रहा है, और इसका असर दुनिया, खासकर भारत पर कैसे पड़ सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। परमाणु कार्यक्रम, असली चिंता क्या है? ईरान लंबे समय से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, यानी ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक शोध और चिकित्सा उपयोग के लिए। लेकिन इजराइल का दावा है कि यह कार्यक्रम परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ सकता है। यहीं से तनाव की असली जड़ शुरू होती है। अगर किसी देश को लगता है कि उसका विरोधी परमाणु हथियार बना सकता है, तो उसकी सुरक्षा रणनीति तुरंत बदल जाती है, और यही मध्य पूर्व में हो रहा है। इजराइल की सुरक्षा सोच। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन उसकी सुरक्षा नीति बेहद आक्रामक और सक्रिय है। उसकी रणनीति साफ है, खतरे को पनपने से पहले खत्म करो। इजराइल ने अतीत में भी संभावित परमाणु खतरों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। इसलिए अगर उसे लगे कि ईरान परमाणु हथियार के करीब है, तो वो इंतजार नहीं करेगा। यही कारण है कि क्षेत्र में हमेशा पहले हमला कौन करेगा का डर बना रहता है। क्षेत्रीय असर, सिर्फ दो देशों की बात नहीं। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव बढ़ता है, तो यह सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मध्य पूर्व में गठबंधन और विरोध के जाल बहुत गहरे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में सशस्त्र गुट, सीरिया में रणनीतिक उपस्थिति, खाड़ी देशों की चिंताएं। अगर तनाव बढ़ा तो कई मोर्चे खुल सकते हैं। इसलिए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा संकट कहा जाता है। परमाणु हथियारों की होड़ का खतरा। अगर ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंचता है, तो क्या होगा? संभावना है कि क्षेत्र के अन्य देश भी परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं। सऊदी अरब पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर क्षेत्र में संतुलन बिगड़ा, तो वो भी विकल्प खुले रखेगा। इसका मतलब है एक संभावित परमाणु होड़, और एक बार अगर ये दौड़ शुरू हो गई, तो उसे रोकना बेहद कठिन होगा। तेल बाजार पर सीधा असर। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का केंद्र है मध्य पूर्व। हर दिन लाखों बैरल तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है, 1. समुद्री मार्ग असुरक्षित हो सकते हैं। 2. तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। 3. बीमा और शिपिंग लागत बढ़ सकती है। परिणाम, तेल की कीमतों में तेज उछाल। और जब तेल महंगा होता है, तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है। वैश्विक राजनीति में नई खाई। यह संकट सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। अमेरिका परंपरागत रूप से इजराइल का समर्थक रहा है। रूस और चीन क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। अगर तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक शक्तियां अलग अलग पक्षों में खड़ी हो सकती हैं। यह स्थिति नए भू राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दे सकती है। भारत पर संभावित असर। अब सवाल, भारत का इससे क्या संबंध? भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा होता है। मध्य पूर्व भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। अगर तेल महंगा होता है, 1. भारत का आयात बिल बढ़ेगा। 2. रुपए पर दबाव आएगा। 3. महंगाई बढ़ सकती है।
साथ ही लाखों भारतीय इस क्षेत्र में काम करते हैं। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। कूटनीति की चुनौती। क्या इस तनाव को रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए बहुस्तरीय कूटनीति चाहिए। परमाणु समझौते की पुनर्बहाली, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी, क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, आर्थिक प्रोत्साहन और प्रतिबंधों में संतुलन। समस्या यह है कि भरोसे की कमी हर प्रयास को कमजोर कर देती है। आम जनता पर असर। जब हम परमाणु और राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर आम लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन हर तनाव का असर 1. रोजगार पर पड़ता है, 2. शिक्षा पर पड़ता है, 3. स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है, 4. सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है। परमाणु तनाव सिर्फ हथियारों का मुद्दा नहीं, ये मानव जीवन की स्थिरता का मुद्दा है। संभावित परिदृश्य। आइए 3 संभावित भविष्य देखें। 1. नियंत्रित तनाव। बयानबाजी जारी रहेगी लेकिन सीधा युद्ध नहीं होगा। 2. सीमित मिसाइल टकराव। कुछ लक्षित हमले होंगे लेकिन पूर्ण युद्ध से बचा जाएगा। 3. व्यापक क्षेत्रीय युद्ध। कई देश शामिल होंगे, तेल बाजार हिल जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। दुनिया यही चाहती है कि पहला विकल्प कायम रहे। संतुलन की जरूरत। परमाणु युग में युद्ध का मतलब सिर्फ सीमित विनाश नहीं होता, इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए सामरिक संतुलन, संवाद और संयम सबसे जरूरी है। नेताओं के फैसले सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी तय करते हैं। समापन। एक नाजुक मोड़। दोस्तों, आज मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अली खामेनेई और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वैचारिक टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये सामरिक, सुरक्षा और वैश्विक संतुलन का प्रश्न है। अगर संवाद और संतुलन कायम रहा तो क्षेत्र स्थिर रह सकता है, लेकिन अगर भावनाएं और शक्ति प्रदर्शन हावी हो गए तो ये संकट एक बड़े तूफान में बदल सकता है। मध्य पूर्व एक जटिल संघर्ष। मिडिल ईस्ट अ कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट। परमाणु हथियार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, वे जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। मध्य पूर्व में उठती हर चिंगारी दुनिया के हर कोने को छू सकती है। अब फैसला कूटनीति और संयम के हाथ में है, क्योंकि अगला कदम इतिहास लिख सकता है।